नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और इस वक्त आपको बता दें कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सीज़ फायर के बाद कोई बड़ी घटना नहीं होगी या कोई घातक बयान नहीं आएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप ने चेतावनी दी है, धमकी दी है ईरान को कि हम आपके ऊपर फिर दोबारा हमला करने जा रहे हैं। हमें ऐसा पता चला है कि आपकी परमाणु जो एक्टिविटीज़ हैं वो रुक नहीं रही हैं। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज मैं आपको फिर बता रहा हूं कि उसने बिल्कुल साफ बोला है कि हम अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। मैं आपको यहां पर 2 से 3 जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देता हूं कि हम आपको बताने क्या जा रहे हैं और इस खबर का इतना महत्व क्यों है, क्यों ईरान एक बार फिर से एकदम पूरी दुनिया के लिए, कहते हैं ना, ईरान के लिए, इजराइल के लिए एक दहशत या खौफ का कारण बनता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अमेरिका की खुफिया रिपोर्टें हैं 2 अलग अलग डिपार्टमेंट की, CIA और DIA। DIA कह रहा है कि ईरान के परमाणु जो प्रोग्राम है या उनकी जो तबाही है वो नहीं हुई है, उनके यूरेनियम के जो भंडार हैं वो सुरक्षित हैं। जबकि अमेरिका की ही CIA बोल रही है कि नहीं, ईरान के सारे जो परमाणु ठिकाने वो तबाह हैं, उनका यूरेनियम भी तबाह हुआ है। लेकिन ट्रंप को विश्वास नहीं हो रहा है। अब ट्रंप ने 2 तरीके के दावे किए हैं। एक तो कि हम ईरान पे कभी भी हमला कर सकते हैं अगर ईरान अपनी आदतों से बाज नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रंप ने ये भी बोल दिया है कि हमारे पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि इजराइल के जो जासूस हैं वो फोर्डो परमाणु ठिकाने पर, यानी कि जो ईरान के अंदर है, उसके अंदर पहुंच चुके हैं। और यह दावा तब किया जा रहा है जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, जब 22 जून को हमला हुआ फोर्डो पर। उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल के जासूस गए और फोर्डो के अंदर एक एक चीज़ को देख कर आए हैं कि कितनी तबाही हुई है या नहीं हुई है। ट्रंप के इस दावे पर इसलिए संदेह हो रहा है कि जहां पर इतना भीषण अटैक हुआ हो तो वहां पर अगर जरा भी, कहते हैं ना, रेडिएशन होगा तो ऐसे में कोई जासूस वहां अंदर क्यों जाएगा। जैसा कि ये खुद दावा कर रहे हैं कि उनका यूरेनियम भी तबाह हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सवाल उठता है कि ये ट्रंप का दावा कितना सही है कि वहां पर इजराइल के जासूस पहुंचे फोर्डो में और उन्होंने अमेरिकी हमले की तबाही की तस्वीरें देखी हैं। जबकि खुद अमेरिका की जो DIA है, जिसको बोलते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका काम ही यही है कि पहले जो हमला होता है उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं कि भाई एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है। उनके पास बेहतरीन सैटेलाइट तस्वीरें होती हैं, उनके पास आंकड़े होते हैं, बॉम्ब का कितना भयंकर इम्पैक्ट रहा है उसका पूरा उनका पास डेटा होता है। उसी के आधार पर वो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। अब ट्रंप 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक कि DIA की रिपोर्ट को पेंटागन के अंदर जो इसका ऑफिस है वहां से किस आदमी ने या किस जासूस ने उसको लीक किया है, जिसने दुनिया में ट्रंप की भद्द पिटवा दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदले हैं। ट्रंप ने नेटो के समिट में जो हेग में हो रहा है, नीदरलैंड्स की जो का कहते हैं हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स के अंदर हेग में, वहां बोला है कि ईरान बहुत ही बहादुरी से लड़ा है। यानी कि ट्रंप 2 तरीके के बयान दे रहे हैं। एक, ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। दूसरा, वो ये भी बोल रहे हैं कि जो ईरान है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ा और इजराइल को उसने बहुत ही करारा जवाब दिया है। ये ट्रंप बोल रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, अमेरिकन मीडिया में, इजरायली मीडिया में, कि जो ट्रंप हैं वो बहुत बड़े दबाव में हैं पुतिन के, इसीलिए वो ईरान के ऊपर बहुत लंबे वक्त तक हमला करने से बचे। लेकिन एक मीडिया खबर यह भी कह रही है कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। अगर ये सीज फायर 12 दिन के बाद नहीं होता तो ये आप यकीन मान के चलिए कि इजराइल की स्थिति बेहद खतरनाक, या कहते हैं ना, और ज़्यादा तबाही हो सकती थी। ट्रंप ने इजराइल को एक तरीके से तबाह होने से बचाया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि पुतिन से क्या ट्रंप की ऐसी कोई डील हुई है, क्योंकि अब ट्रंप बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके परमाणु जो प्रोग्राम थे वो तबाह हो चुके हैं। यानी कि ट्रंप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में कोई परमाणु डील होने वाली नहीं है आने वाले दिनों में। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स का दावा है और कई खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 2 से 3 महीने में ईरान दोबारा से अपने परमाणु ठिकानों को एक्टिव कर लेगा और अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जो यूरेनियम का संवर्धन करते हैं, उनको भी भारी नुकसान नहीं हुआ है। ये अमेरिका की जो DIA की रिपोर्ट है उसमें आ चुका है और ये रिपोर्ट पेंटागन के अंदर से लीक होकर बाहर आई है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। खास तौर से ट्रंप जो हैं वो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स से बहुत नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस खबर को दिखाकर हमारा इतने बड़े हमला जो 22 जून को हमने किया था उसको आपने बर्बाद करके रख दिया है। आपने हमारे पायलट्स का, जो B-2 के पायलट्स थे, उनका मोराल को कम किया है।
आपने हमारी सेना का मोराल गिराया है। इस पर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर दोबारा रिपोर्ट छापी और बोला कि ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा आपका पेंटागन का ऑफिस DIA का है, जिसकी खुफिया रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान बड़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। जो 12 दिन के भयंकर हमले हुए उससे बहुत तेज़ी से रिकवर करने की खुद को कोशिश कर रहा है। अभी कुछ घंटे पहले या कहें 1-1.5 घंटा पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, उन्होंने दोबारा से बयान जारी किया है और फिर से बोला है कि याद रखिए कि ईरान ना हारा था ना हारेगा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और उन्होंने वही चीज़ बोली ट्रंप के ही अलग शब्दों में। जैसे ट्रंप ने बोला कि ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा, तो खामनेई ने बोला कि देखिए अमेरिका ने इजराइल को बचा लिया, वरना इजराइल की स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली थी, बहुत ही बर्बाद होने वाली थी। और ईरान की जो मिसाइलें थीं वो अब ऐसे दौर से अटैक करने वाली थी जिसमें तेल अवीव और हाइफा बिल्कुल बर्बाद हो जाते और नेतन्याहू को एक करारी चोट पड़ती। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी रिपोर्ट्स के अंदर सामने आ रहा है कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ है। आप एक चीज़ और भी एक इसमें हैरान करने वाली बात है, IAEA जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके जो चीफ है राफेल ग्रॉसी, वो इस बात से बेहद नाराज़ हैं कि भाई इसने एक तरफा सस्पेंड कैसे कर दिए संबंध। यानी कि जो ईरान है वो IAEA की जो मेंबरशिप होती है, जो उसका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे बाहर निकल के आया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राफेल ग्रॉसी का एक बयान आया है और वो दावे के साथ कहने लगे हैं कि ईरान का परमाणु ठिकानों को भारी तबाही हुई है और उसको बहुत नुकसान हुआ है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी कहते नहीं कि कुछ इसके अंदर गुप्त चाल जैसी नज़र आती है, उसमें यह बात बोला जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी मान लिया है कि उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कई तरीके के दावे कर रहे हैं कि ईरान चाहता है कि अगर झूठ बोलकर किसी को खुशी मिलती किसी दूसरे को, तो वो उस प्रेशर से बच जाएगा जो इंटरनेशनल प्रेशर ईरान के ऊपर आने वाला है कि आप अपने न्यूक्लियर साइट्स का IAEA से परीक्षण कराइए, उसका दौरा कराइए और एक एक चीज़ को दिखाइए। हो सकता है ईरान अगर बोल दे कि वहाँ कुछ बचा ही नहीं है या ऐसी बातें करते तो हो सकता है उसको एक कहते हैं ना रिलीफ मिल जाए। हो सकता है ईरान ने इसलिए जानबूझकर इस बात को कहा हो। लेकिन एक चीज़ ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट बोली है कि वो किसी भी कीमत पर अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 408 kg जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम जो है 60%, वो कहाँ है जिससे 10 एटम बम बना सकते हैं। उसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट है बुशर न्यूक्लियर प्लांट। दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे रशिया के 150 से 200 एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक मौजूद हैं काफ़ी सालों से, वही उस पूरे बुशर प्लांट को देख भी रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहीं पर इस जो यूरेनियम 408 kg है वो पहुँचाया गया है और इसीलिए अमेरिका उस पर हिम्मत नहीं जुटा पाया अटैक करने की। और ये आपको हम शुरू से बता दें कि पुतिन ने शुरू में ही धमकी दे दी थी कि ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट को अगर किसी ने छुआ भी, कंकड़ भी मारा, तो याद रखना कि सीधी जंग में उतर जाएगा रशिया। उसी का नतीजा है कि उसके 500-600 किलोमीटर तक एक भी बम तक नहीं गिरा है, ना उधर की तरफ कोई मिसाइल गई है इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें 2-3 दावे बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक चीज़ ये है कि वो कौन से जासूस हैं इजराइल के जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर पहुंच गए और वो अमेरिका को इसकी जानकारी दे रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जो IAEA है उसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इजराइल के और अमेरिका के एजेंट हैं, इसीलिए ईरान ने सस्पेंड किए अपने सारे रिश्ते IAEA से। भले ही IAEA कहे कि ये एक तरफा नहीं हो सकता, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा पूरा शक है अमेरिका और इजराइल पर ईरान को कि इन्हीं के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए हैं, IAEA से मिले हैं और वो इसकी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि 700 से ज़्यादा जो इजराइल से जुड़े हुए एजेंट थे या जासूस थे उनको पकड़ लिया है ईरान ने, जिसमें से 3 को सरेआम फांसी पर लटकाया उन्होंने। मतलब कहते हैं ना अदालती कार्रवाई 2-4 घंटे के अंदर पूरी कर दी। बोले भाई ये आपके ऊपर आरोप है, आपने ऐसा किया है, अब आपको फांसी। 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया। इसके अलावा जो 700 लोग बचे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनमें से बहुत से लोगों को फांसी होने वाली है। यानी कि ईरान के अंदर मोसाद का जो पूरा नेटवर्क है उसको तबाह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसका कहना है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं ईरान की तरफ से, ये सिर्फ प्यादे हैं। जो असली मास्टरमाइंड है ईरान के अंदर, इजराइल का जो जासूस कहते हैं नेटवर्क जो है, वो उसको अभी कहते हैं ना ईरान पकड़ ही नहीं पाया कि आखिर एग्जैक्टली इसका मास्टरमाइंड है कौन। एक चीज़ आपको और बता दें कि आने वाले दिनों में जो ट्रंप हमला करने की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ट्रंप को अच्छी तरीके से पता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो इजराइल को जरूर तबाह कर देगा। अमेरिका तो बचेगा लेकिन इजराइल को जरूर तबाह कर देगा। और इजराइल ने भी इसी शर्त पर ट्रंप से बोला कि हम सीज़फायर कर रहे हैं कि ईरान कोई परमाणु बम या हथियार ना बना पाए।
इसकी गूंज जो है वो नेटो समिट में साफ दिखाई दी। नेटो समिट में ट्रंप ने ईरान की तारीफ की कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन साथ में उन्होंने वहीं पे आके बोला कि याद रखिए हम ईरान पर कभी भी हमला कर देंगे अगर हमें ज़रा भी संदेह हुआ कि वो परमाणु हथियार की एक्टिविटी शुरू कर रहा है। हालांकि खामनेई ने बोला कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा परमाणु मिशन चलता रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसमें रशिया का किरदार है वो बड़ा ही दिलचस्प है। उसने कहते हैं ना पीछे से बैकडोर से या पर्दे के पीछे से इस पूरी जंग को, सीज फायर को करवाया है। उसके बाद अब जो चीज़ें देखने में आ रही हैं उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान परमाणु प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करता है तो उसके तेल को आराम से बिकने देंगे ट्रंप। और ट्रंप ने ऐलान भी किया है कि हम चाहते हैं कि ईरान अपना तेल बेचे अच्छे तरीके से, क्योंकि उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है। अगर वो तेल बेचेगा तो उससे ये होगा कि उसको आमदनी होगी, उसका जो इतना भारी नुकसान हुआ उससे वो रिकवर करेगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान के पीछे कई कूटनीतिक दांव पेच देखे जा रहे हैं। इसका सबसे पहला कारण है चीन। अच्छी तरीके से अमेरिका जानता है कि अगर हमने ईरान को अब और ज़्यादा दबाया या घोटा तो उसका क्या होगा, बहुत तगड़ा रिफ्लेक्शन आ सकता है। और अगर हम चीन के पास तेल जाने देंगे, क्योंकि ईरान का जो सबसे ज़्यादा तेल जाता है वो ऐसा माना जाता है कि चीन सबसे बड़ा उसका जो है ना खरीदार है तेल का, लेता भारत भी है उससे, लेकिन चीन जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। तो वो चाहता है कि अगर हम चीन की चीज़ों को भी कह देंगे कि भाई ठीक है तुम अपना तेल इससे खरीदो जो तुम्हें सस्ता तेल चाहिए, तो चीन को भी एक तरीके से संतुष्ट कर रहे हैं ट्रंप। इधर ईरान को भी बता रहे हैं कि भाई ठीक है हम तुम्हारा तेल बिकने दे रहे हैं, तुम्हें बेचना हो बेचो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो तेल के खेल को बिगड़ने देंगे या उसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो पुतिन जो है वो बहुत बड़ा खेल सऊदी अरब की तरफ से कर सकते हैं या अरब कंट्रीज की तरफ से कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पुतिन से बोला है कि भाई हम ईरान के ऊपर ऐसा कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे, वो तेल बेचना उसको बेचो और उसको जो अपना काम करना वो करे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें, चौथी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अब ये बताइए कि इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा। एक तरफ हमले की धमकी दे रहे हैं, फिर ईरान की तारीफ भी कर रहे हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इजराइल से बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमला करेंगे। अब यहाँ पर इसराइल को अगर देखा जाए तो जो 12 दिन का जो युद्ध हुआ है उसमें इसराइल को मिला क्या। इजराइल को अगर देखा जाए तो उसने बेशक उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, 11 से ज़्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, 11 तो मारे ही गए हैं, एक आध और भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो लोग भी मार दिए गए हैं, उनकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन 11 की पुष्टि है। वो जो परमाणु वैज्ञानिक 11 मारे गए हैं वो असल में पूरी बैकबोन थे, कहते हैं ना ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की। उन्होंने ही सब कुछ इसको पूरा बनाया था, संवारा था, लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ उनको मारा गया, उसके बाद निश्चित रूप से ईरान बहुत पीछे पिछड़ गया है। लेकिन ईरान का दावा है कि हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तरीके का सेट किया हुआ है कि अगर हमारे बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक मारे भी जाते हैं तो कम से कम हमारे पास दूसरी या तीसरी लेयर के ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आने वाले कुछ सालों के अंदर उस कहते हैं उस जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान का जो पक्ष था इजराइल के सामने वो पूरा हुआ, नहीं हुआ। इजराइल को अगर आप देखें तो इजराइल को मारना था खामनेई को, जैसा कि उन्हें नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि अब खामनेई बचने वाले नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि हम उनका यूरेनियम भंडार पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। उसके ऊपर खुद इजरायली मीडिया की तरफ से खबरें आ चुकी हैं, कई बार आ चुकी हैं और अभी भी आई हैं कि करीब 16 ट्रकों ने न्यूक्लियर प्लांट से यूरेनियम को हटा दिया और एक ऐसे गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया जिसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि सऊदी अरब का अल हदस एक आउटलेट है मीडिया का, उसने इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर छापी है कि इजराइल को एग्जैक्ट पता चल गया है कि यूरेनियम जो गायब किया गया 408 किलो वो कहाँ छिपाया है ईरान ने। लेकिन उसका वो खुलासा जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस भगदड़ में यूरेनियम किसी तीसरे या चौथे देश में पहुंच गया तो बहुत भयंकर तबाही आ जाएगी। ईरान सिर्फ ये निश्चित करना चाहता है कि जो उन्होंने यूरेनियम रखा है उसकी हमें लोकेशन पता रहे और हमारी उस पर निगाह बनी रहे। अगर ईरान से बाहर यूरेनियम निकल गया तो आप मान के चलिए कि ईरान को रेडीमेड एटम बम मिलेंगे कुछ 2-4 सालों के अंदर, और अगर ऐसा होगा तो फिर इजराइल की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो ईरान को लेकर क्या सोच रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब और कतर के ऊपर हमला किया, 19 मिसाइलें दागी ईरान ने, लेकिन एक भी मिसाइल जो थी उसने ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया कि कतर को लगे कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा अटैक है। हालांकि कतर ने धमकी दी कि ईरान से हम इसका बदला लेंगे और अपना विरोध भी जताया, लेकिन कतर को ही इसका मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है कि उसी ने इस सीज फायर में एक अहम भूमिका निभाई है। यानी कि कतर जो है उसका सम्मान करते हुए ईरान ने ये दिखाया है कि हम किसी भी अपने मुस्लिम कंट्री के या मुस्लिम देश के खिलाफ नहीं है। हमारा जो अटैक था वो सीधे सीधे अमेरिका के अड्डों पे था जो हमने पूरा किया है और उसके बारे में पहले
से बता दिया। उसका सिर्फ और सिर्फ ईरान का टारगेट है इजराइल। इजराइल को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए आज खामनेई ने बोला है कि अगला हमला जो ईरान का होगा वो ऐसा होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, उसमें ऐसी बर्बादी होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल उठता है कि ईरान और इजराइल के सामने ऑप्शन क्या बचे हैं। ऑप्शन पहले आता है ईरान के ऊपर। हम देखते हैं ईरान अब करेगा क्या। ईरान का मेन काम है कि जो इतना भारी उसको नुकसान हुआ है उसको रिकवर करे और अपनी जो IRGC है उनकी और ईरानी सेना है उसके जो इतने बड़े बड़े कमांडर और जनरल मार दिए गए हैं उनकी जगह एक बढ़िया प्लेसमेंट हो, ऐसे अधिकारियों को लाया जा सके जो आने वाले युद्ध को अच्छे से डील कर सकें। क्योंकि अब जो आने वाला युद्ध होगा ईरान का वो बहुत ही अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि इसमें सबको एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा लग गया। इजराइल को भी अपनी कमजोरियों का पता चल गया। इजराइल को यह भी पता चल गया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां और क्यों नाकाम हुए। इजराइल को यह भी पता चल गया है कि ईरान किस तरीके के हमले कहां से कैसे कर सकता है। इजराइल को यह भी पता चल गया है कि चीन और रूस किस हद तक ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका को भी यह अंदाजा हो गया है कि ईरान को किस हद तक मारना है, पीटना है या उसको दबाना है। क्योंकि वो जो देश है ना, वो कहते हैं ना आत्मघाती मोड में आ गया है। वहां का चाहे सुप्रीम लीडर हो और चाहे वो कोई छोटा सा जनरल या कोई आम पब्लिक, किसी के भी आप मुंह से सुनेंगे वो ये कहेगा कि साहब हम शहादत देने को तैयार हैं, हमारा देश का जो वजूद है वो खतरे में है। इजराइल हमारा दुश्मन नंबर 1 है, अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर 2 है, हम दोनों को मारना चाहते हैं। ये एक सीधी सी भावना ईरान के अंदर घर कर गई है, उसको आप आसानी से हटा ही नहीं सकते। और ये प्रूव हो चुका है कि खामनेई के खिलाफ किसी ने भी सड़कों पर आके बगावत नहीं की। जितने कहते हैं ना स्लीपर सेल, यानी कि जो लीडरशिप के स्लीपर सेल अलग अलग देशों में बैठे थे ईरान के खिलाफ, ईरानी लोग थे, उनका एक भी दांव यहाँ नहीं चल पाया है। भले ही सैनिक रूप से भले ही ईरान को बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन आपको पॉलिटिकल रूप से बता दें तो वो बहुत मजबूत बन के निकल आया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चीन को तेल क्यों बेच रहा है। ईरान को तेल बेचने के लिए क्यों उसको छूट दी जा रही है कि वो बेचे। और पुतिन का जो था कि भाई हम इस पे अटैक करेंगे, इसका साथ देंगे, उसको लेके क्या है। इसमें एक्सपर्ट्स की 2 राय हैं। पहली राय ये है कि देखिए सैन्य शक्ति या हथियारों की जो ताकत होती है वो 2, 4, 5 महीने या साल 1.5 साल के अंदर सामने आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ये जो ताकत है वो रशिया के पास है, रशिया ईरान को आराम से दे सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि चीन क्या दे सकता है। चीन आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर है, और जो आर्थिक रूप से ताकतवर होता है वो आर्थिक युद्ध से, कहते हैं ना हथियारों के युद्ध को बड़े आसानी से हराने की क्षमता रखता है। तो ट्रंप ने सोचा कि अगर हमने चीन को ज़्यादा दबाया, उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचाया, तो वो ताव में आकर या भड़काने पे आकर ईरान को कोई ऐसा हथियार ना दे दे या ऐसा एयर डिफेंस ना दे दे जो उसके लिए घातक हो। क्योंकि करीब 3 से 4 जो विमान थे वो उतरे थे ईरान के अंदर चीन की तरफ से, और उसमें दावा किया गया था कि बहुत सारे बढ़िया एयर डिफेंस जो हैं वो ईरान तक पहुंचा दिए गए थे। मेरा यहाँ पर आपको समझाने का मतलब ये है कि जो ईरान है वो किसी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम रोक देगा। और अमेरिका को और ख़ासतौर से राष्ट्रपति ट्रंप को ये बहुत ज़्यादा खौफ बैठा हुआ है कि अगर DIA की रिपोर्ट सही है, उसको नुकसान नहीं हुआ है, तो वो यूरेनियम गया कहाँ। और अगर इतना घातक नुकसान DIA की रिपोर्ट के अनुसार नहीं हुआ है तो ट्रंप को चिंता इस बात की है कि क्या हम ईरान को कभी तबाह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अमेरिका ने अपने इतिहास का B-2 से सबसे बड़ा हमला किया था। इससे पहले B-2 से इस तरीके का इतने मैसिव लेवल पर इतनी दूर से कभी हमला नहीं किया गया, जिसमें 37 घंटे तक लगातार B-2 बम वर्षक उड़े मिसूरी से अमेरिका के, और फिर आके उन्होंने अटैक किया। तो ऐसी कंडीशन में ट्रंप को लगता है कि अगर हमने इतनी ताकत के बाद भी उसको अगर हम काबू नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेंगे क्या। आप समझ लीजिए फोर्डो, नतांज और इस्फान, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए 125 लड़ाकू विमान, जिसमें बम वर्षक भी शामिल थे, उन सबको शामिल किया गया। लेकिन उसके बावजूद निकला क्या, DIA की रिपोर्ट लीक होकर आ गई। अब ये नहीं पता चल रहा कि DIA की रिपोर्ट को लीक किसने किया। जो इतनी टॉप कहते हैं खुफिया तरीके से बनाई गई रिपोर्टें, वो आ कैसे गई बाहर। ट्रंप इस बात की अब जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि DIA के अंदर कोई ईरानी जासूस मौजूद हो। ट्रंप भले ही दावा करें कि भाई फोर्डो के अंदर हमारे इजरायली जासूस मौजूद हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ईरान का कोई एजेंट DIA या पेंटागन के अंदर तो नहीं है जो सारी रिपोर्ट्स को लीक कर रहा है और इस तरीके से सामने आ रही हैं। और वो भी 36 घंटे के अंदर आ गई। इधर अटैक हुआ 22 तारीख को और 23-24 तारीख तक रिपोर्टें बाहर आ गई। ये क्या तरीका है, ये तो समझ से परे है। इतनी जल्दी तो कहते हैं ना मेल भी नहीं पहुंचता, लोग देख भी नहीं पाते। वहां पे पेंटागन के अंदर जो खुफिया वाले जो होते हैं उसको स्कैनर के थ्रू पहुंचाते हैं 48 से 26 घंटे के अंदर, तब जाके वो उसको डिकोड करते हैं, तब जाके कोई बड़ी कार्रवाई होती है। और यहाँ तो पूरी रिपोर्ट डेटा के साथ लीक हुई है। अब ऐसे में अब
ट्रंप ने अपना चेहरा बचाने के लिए सीआईए का इस्तेमाल किया। सीआईए कह रहा है सर बहुत शानदार अटैक हुआ है, सब कुछ विनाश हो चुका है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा ईरान के हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं पड़े हैं। इजराइल बेशक अपनी जीत के दावे करे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सतर्क है। वो उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में ही इजराइल को भी 1-1.5 साल 2 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि उसके 2 मोर्चे अभी भी बुरी तरीके से कहते हैं ना खूना खच्चड़ हो चुके हैं, जिसमें गाजा नंबर 1 है, दूसरा हूती और हिजबुल्लाह जो हैं वो दोनों मिलकर बारी बारी से अटैक करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो सीज फायर हुआ है वो एक तरीके से इजराइल और ईरान दोनों के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाला है। और ये निश्चित है कि इस ठहराव के बाद, इस रुकावट के बाद आप देखिएगा कि ईरान को जैसे ही पूरी ताकत मिलेगी और जैसे ही उसके जो गुप्त हथियार, जैसा का दावा किया गया कई रिपोर्ट्स में कि रशिया से आ सकते हैं, फिर आप देखिएगा ये युद्ध जो है वो भयानक तरीके से हो सकता है। और अगर इस बीच में ट्रंप ने दोबारा अटैक किया तो खामनेई का बयान आ चुका है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आइए हम पे हमला करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि हम अमेरिका और इजराइल को इस बार कैसा जवाब देते हैं। मैं आपको नए अपडेट के साथ बहुत जल्द कल कुछ और बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।